तो आज तारीख है 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर की अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है मलेरिया वैक्सीन को लेके, कि डब्ल्यू ने जो पहली मलेरिया वैक्सीन है उसको एंडोर्स करने की बात कही है। और जहां तक है, कहा जा रहा है कि अगले साल ये मार्केट्स में आ जाएगी। अच्छी बात है। ब्रो, अपन देखते हैं ना, अगर कोरोना की वैक्सीन के लिए काम किया जाए ना, तो 20 साल का काम हमारे डॉक्टर्स ने 2 साल में करके दिया है। इतना तेज काम किसी अगली वैक्सीन के लिए करके नहीं दिया है। यहाँ पे मलेरिया की वैक्सीन बनने में सालों लग गए हैं। और बाय द वे, इस वैक्सीन का नाम है RTS-ASO1। तो IDSS याद रख सकते हैं, अभी तो यही नाम है केवल। और केन्या में इसके पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे ये बहुत सफल है। मतलब जिस चीज को लगाएगी उसको मलेरिया नहीं हो रहा है। और वहीं हम देखते हैं कि थोड़ी मलेरिया की बात कर लें, तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। 25 कंट्रीज को WHO ने दे के रखा है टारगेट, जिनको 2025 तक मलेरिया को जीरो करना है। जो एनसिफिलिस मॉस्किटो होता है, उससे मलेरिया फैलता है, हम लोग जानते हैं। आरबीसी पे अटैक करता है। और जो बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं जिनकी बैक्टीरिया में, एक तो होता है प्लासोडियम फेल्सीपेरम और दूसरा होता है प्लासोडियम विवेक्स। ये दो वायरस के नाम है। इन्हीं दो, मतलब जब हमें एनसिफिल्स मच वो एनोफिल्स मच्छर काटता है, तब यही दोनों वायरस हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं और मलेरिया को फैलाते हैं। अब हम बात करें कि ये जो वैक्सीन है ये कौन बना रही है, तो ग्लेस्को स्मिथ क्यून नाम की एक कंपनी है, शॉर्ट फॉर्म में GSK। तो GSK कंपनी के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई है। और ऐसा भी नहीं है कि मलेरिया फ्री कंट्रीज अभी है नहीं। चाइना की बात कर लें, नए में हम लोग एल सेल्वाडोर की बात कर लें, अल्जीरिया की बात कर लें। ये लोग ऐसे ही तकरीबन तकरीबन 50 कंट्रीज होने वाली हैं जो पहले से मलेरिया फ्री हैं। बट हम देखते हैं जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, या ज़्यादातर ऐसी जगह जो तटों के किनारे हैं या जहाँ पे साफ पानी मिल सकता है, वहाँ पे मलेरिया के ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तकरीबन तकरीबन पिछले 5 साल में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन से, जो ICMR चला रही थी, उसके द्वारा 17% रिडक्शन किया है हमारे इंडिया में मलेरिया के केसेस में। और मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस भी बनाई थी ICMR ने, इसको इम्पोज करने के लिए हम लोगों ने देखा था। और अगर WHO की बात कर ले तो 7 अप्रैल 1948 में बना था। टेड्रोस है जो इसके अभी हेड है, और वहीं पे जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एक डाटा पॉइंट आया है छोटा सा, बस इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है हमें, बस बेसिकली ये जानने की जरूरत है। हमारी रीजनल पार्टीज में से दो सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो DMK, AIADMK, और दूसरी जो तृणमूल तृणमूल कांग्रेस है जो अपने इधर बंगाल की है। इन दोनों ने तकरीबन तकरीबन 265 करोड़ खर्च किए हैं केवल और केवल अपनी पार्टी कैंपेन में। जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं, बंगाल में तो तकरीबन 90% प्रोपेगेंडा में खर्च हुआ है, 10% मार्केटिंग में। और वहीं DMK की बात की जाए तो उन लोगों ने 50% अपने प्रोपेगेंडा में खर्च किया है और 50% मार्केटिंग में। दैट्स ऑल, बस यही जानना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है VMM नायर को लेके। VMM नायर हम लोग जानते हैं, एक्स डिप्लोमेट थे, फिर ये इंडियन फोर्स, वो क्या, फॉरेन सर्विसेज में भी रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की जो हम देखते हैं ना कि टीम थी, जवाहरलाल नेहरू की टीम में भी इन्होंने काम किया था। और अभी तकरीबन 103 साल के थे VMM नायर। तो इनकी हाल में अभी मौत हो गई है, तो बस निधन की भी एक खबर आई थी। दैट्स ऑल। तो हमें पता होना चाहिए VMM नायर कौन थे। वो एक डिप्लोमेट थे इंडिया की तरफ से, बस। और काफी ज्यादा फेमस थे, काफी फेमस पर्सनैलिटीज सामने इन्होंने काम किया, इसलिए ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज आई है PM 2.5 को लेकर। हम देखते हैं ना कि पर क्यूबिक मीटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, या कितने पॉल्यूटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनको PM में हम लोग नापते हैं। तो PM 2.5 जो होता है, उसके लिए सबसे बड़ा इमीटर की अगर बात करें तो USA है जो उसको सबसे बड़ा इमीटर बताया गया है PM 2.5 के लिए। यूपी, सॉरी, मतलब इंटरनेशनली तो USA है ही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूपी है जो इसका सबसे बड़ा एमिटर है। और सेकंड नंबर पे हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे है जो गुजरात है। और ये पूरी जो रिपोर्ट निकली है ना कि कौन सबसे ज्यादा एमिशन करता है PM 2.5 का, तो ये रिपोर्ट रिपोर्ट निकली है CEEW के द्वारा, काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आई है। और हाँ, बाय द वे, इसमें एक चीज और बताना भूल गया कि 122 सिटीज में
हम लोगों ने नेशनल क्लीन एयर कैंपेन चला के रखा है, जिसमें हमारा टारगेट है कि 2022 तक हम लोग तकरीबन तकरीबन 30% कार्बन पॉल्यूशन को कम कर देंगे, और ओवरऑल अगर PM10 की बात करें तो उसको तकरीबन 50% कम कर देंगे। That's all। तो ये कैंपेन में तो केवल इतना ही है। एक नेक्स्ट न्यूज है, हम लोगों ने जानते ही है कि अरविंद त्रिवेदी, जिन्होंने पुरानी जो रामानंद सागर वाली जो रामायण थी उसमें रावण का रोल किया था, उनका भी हाल में निधन हो गया है कल। एक अगली न्यूज है कि टेक्सटाइल पार्क, देखो 7 ऐसे टेक्सटाइल पार्क है जिनको बनाने के लिए हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और ये तकरीबन तकरीबन इसमें 4,445 करोड़ का खर्च आएगा, और इसमें कुछ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी होंगे, कुछ ब्राउन फील्ड भी। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो स्टार्टिंग से पूरे बना के तैयार किए जाते हैं, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो जैसे आधे पड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, या किसी प्रोजेक्ट को हम लोग रिन्यू करके दोबारा से चला सकते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं। तो ऐसे 7 हम लोगों के यहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जिनके लिए तकरीबन 4,500 करोड़ का कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है अपने बजट का। और बाय द वे टेक्सटाइल में हम जानते हैं कि बांग्लादेश ने, अगर हम लोग बात करें एशिया में, सबसे अच्छा काम किया टेक्सटाइल में। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई बांग्लादेश से, इतना अच्छा काम किया उन लोगों ने। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है हमारे नोबेल प्राइज को लेकर, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज भी कल घोषित हो गए। तो जर्मनी के जो बेंजामिन है और यूएस के जो डेविड है, इन दोनों को मिला है नोबेल प्राइज। और इन्वायरमेंटल टूल डेवलपमेंट करने के लिए मिला है, जो हम बात करते हैं कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। तो इन्वायरमेंट में एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को पहचानने के लिए इन लोगों ने एक टूल बनाया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम आएगा। वहीं हम अगर बात करें ना कि केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है जो इसको देती है। और पहला हम जानते हैं कि जेकोब हेनरिक्स है जिनको पहला मिला हुआ था, जो सेमेटिक प्रेशर को पता करने के लिए इनको पहली बार मिला था। और फ्रेडरिक सेंगर है जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2 बार मिला है आज तक। और बाय द वे एक छोटी सी न्यूज इसमें, मतलब ऐसे थोड़ा लिखा हुआ था कि जब ये बेंजामिन है जो जर्मनी से हैं, जिनको अभी केमिस्ट्री का मिला है, उनकी पत्नी ने जब ये रिसर्च कर रहे थे तो पत्नी ने बोला था कि हम वेट करेंगे, देखते हैं तुम्हें कितने नोबेल मिल रहे हैं, मतलब एक तरीके से कॉमेडी में, और उनको सच में मिल गया। तो ये भी एक अच्छी चीज है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को लेकर, कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो एनुअल अवार्ड देती है ना, वो क्या करती है, वो वोटिंग करवाती है। तुम ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हो किस खिलाड़ी को देना है, कौन सा खिलाड़ी ज्यादा फेवरेट है। देखो ज्यादातर जो इंटरनेशनल फेडरेशन होती हैं वो अपनी एक पैनल बनाती है, वो पैनल तय करती है कि किसने अच्छा खेला है। लेकिन सीधी सी बात है, जब तुम एक ऐसे ऑनलाइन कर दोगे कि हाँ वोट दे दो अपनी फेवरेट जो खिलाड़ी है उसको, तो फिर इंडिया की पॉपुलेशन तो हम जानते ही हैं। तो हरमनप्रीत है जिनको मेंस में अवार्ड मिला है, गुरजीत है जिनको वुमेन्स में टॉप मिला है, गोलकीपर में श्रीजेश को मिला है मेंस में, वुमेन्स में सविता को मिला है। मतलब सारे अवार्ड ही इंडियंस जीता है, वहां पे एक अवार्ड ऐसा नहीं है जो किसी और को मिला हो। हाँ जर्मनी वगैरह वो लोग जो जीत रहे हैं ओलंपिक में, उनको कोई इज्जत नहीं भाई, सारे के सारे अवार्ड इंडियंस को मिल गए भाई। तो दैट्स ऑल, बस एक न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को देके। हम जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो इंडिया में नाइट सफारी के लिए बहुत फेमस है। तो अभी जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट फॉरेस्ट है, वो अभी गई हुई थी जिम कॉर्बेट में। तो उन्होंने कह दिया कि इसका नाम बदलो और इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट का अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा जल्दी। अब देखो ऐसा नहीं है कि जिम कॉर्बेट का नाम बदल के रामगंगा पहली बार कर रही है। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1936 में जब ये बना था तो इसका नाम हेलीस नेशनल पार्क था। उसके बाद में 1947 में इसका नाम रामगंगा हो गया था जब हमारी आजादी हुई थी देश की। और 1956 में इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया था रामगंगा से बदल के, और अब फिर से इसका नाम रामगंगा ही किया जा रहा है। अब हम अगर बात करें ना कि ये जो जिम कॉर्बेट है ये कौन थे, तो कॉर्बेट की बात करें तो 1956 में ये केन्या चले गए थे बाय द वे, लेकिन 1875 में नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। और लोग इनको बुलाते थे कि जैसे जो बाघ वगैरह हैं, शेर हैं, जो लोगों को मारने आते थे, तो उनको ये मारते थे। इन्होंने 80s के टाइम पे बहुत शेर मारे भाई, बहुत ज्यादा, मतलब 90s 80s के टाइम पे बहुत शेर हैं जो इन्होंने मारे हैं और लोगों की जानें बचाई हैं। तो इसके लिए ही इनके ही नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया था। और बाद में 1956 में केन्या चले गए थे, वहीं जाकर मर गए थे। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था माई इंडिया नाम से
जिम कॉर्बेट के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और बाय द वे एक अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक मतलब बहुत फेमस बुक है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर लिखी है, उसका नाम है द जंगल ऑफ द नाइट। तो द जंगल ऑफ द नाइट बुक लिखी गई है स्टीफन ऑल्टर के द्वारा, और ये बुक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे है। तो दैट्स ऑल, बस यही है जो हमें जानना जरूरी है कि इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क होने वाला है जल्दी। एक नेक्स्ट न्यूज है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। टेलीकॉम सेक्टर में अभी तक हम देखते हैं 49% एफडीआई अलाउड था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, और टेलीकॉम सेक्टर के एफडीआई को अब बढ़ा के 100% कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है? देखो बेसिकली होता क्या ना, हम देखते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली बनती जा रही है जियो की ज्यादातर, तो वो ना बने और ये एयरटेल है और जो वोडाफोन आइडिया है ये सब जिंदा रहे, तो इनको बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो उसको ये लोग मंगा सके, तो इसके लिए 100% कर दिया है। ये हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कैबिनेट से करने के लिए कि इनकी एफडीआई को 100% कर देना चाहिए, इससे कुछ राहत मिलेगी इन लोगों को। तो यही चीज है जो कर दी गई है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है अंशु मलिक को लेके कि जो अभी हम देखते हैं ना वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी कुश्ती की वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है महिलाओं की, उसमें पहली ऐसी महिला बन गई है अंशु मलिक जो फाइनल में पहुंच गई है। याद रखना, हम देखते हैं गीता हुई या बबीता हुई, ये लोग पहुंच चुकी हैं, इन लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है, बट इन लोगों को अभी तक सिल्वर या गोल्ड नहीं मिला था। तो अंशु मलिक पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो पहुंच गई हैं फाइनल में, तो इनको कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया है। एक नेक्स्ट न्यूज है कि वर्टिकल लिफ्टिंग ब्रिज को लेके, ये आज के पेपर में आई है, वैसे बन तो काफी समय से रहा है लेकिन मैं सोचा डिस्कस कर लें कि पम्बन पे एक वर्टिकल लिफ्टिंग ब्रिज बन रहा है तमिलनाडु में, जो कि अगले साल तक बन के तैयार हो जाएगा। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्टिंग ब्रिज है जो कि हम देखते हैं रामेश्वरम टापू और यहाँ पे अपने इंडिया के मेनलैंड को जोड़ेगा। और बेसिकली ये आधी दूरी बनाया जाएगा, आधा तो पम्बन का रहेगा और आधे में ये लोग ये बनाएंगे जिससे शिप्स वगैरह निकल सके बीच में तक। तो दैट्स ऑल, बस यही है। एक नेक्स्ट न्यूज है कलकत्ता हाईकोर्ट को लेकर कि कोलकाता हाई कोर्ट ने अभी जो दल बदल का फैसला, हम देखते हैं ना कि काफी ऐसे लोग हैं जो कोलकाता में इधर से उधर, हम देखते हैं बीजेपी वाले मतलब इसमें भाग रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। सबसे आयरॉनिकली बात यही है कि बीजेपी वाले टीएमसी में भाग रहे हैं आजकल और कांग्रेस वाले बीजेपी में। तो ठीक है भाई, जो भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही, और ये चीज ना हो इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि जो दल बदल कानून है जो हम देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 में है, उन्होंने कहा इस पे फैसले लेने में स्पीकर को देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी जल्दी फैसले लेने चाहिए, वरना एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी और लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हम लोग बात करें ना इसकी के दल बदल की, तो हम देखते हैं 1967 के बाद दल बदल कानून जोड़ा गया था, और तब ये कहा गया था कि अगर 1/3 लोगों से, देखो अगर एक पार्टी के 1/3 लोग छोड़ के दूसरे में ज्वाइन कर जाते हैं तो उसको तो मर्जर कहा जाता है, उसको दल बदल नहीं माना जाता। लेकिन अगर 1/3 से नीचे लोग जाते हैं किसी भी पार्टी के तो उसको दल बदल माना जाता था, डेफिकेशन में डाल देते थे ये लोग। और 2003 में ये 1/3 की जो सीमा थी ना, इसको बढ़ा के 2/3 कर दिया था कि अब अगर किसी भी बात करें दो पार्टियों की, तो एक पार्टी के तकरीबन 2/3 लोग जो हैं वो जाके जब दूसरी पार्टी में मिलेंगे तभी इसे वो माना जाएगा, मर्जर माना जाएगा, वरना डेफिकेशन माना जाएगा। तो दैट्स ऑल। इस समय की बात करें तो 2/3 लोग एक पार्टी के छोड़ के जाके दूसरी पार्टी में मिले तभी वो डेफिकेशन नहीं होता है, और 10-15 लोग मिल जाए, इवन 50% लोग भी मिल जाए ना, तो वो दल बदल में ही आएगा। तो दैट्स ऑल, बस यही न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज है भारतीय नागरिकता को लेके कि भारतीय जो नागरिकता है ना उसको त्याग करना, मतलब उसको खत्म करना, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और सरल बना दिया है लोगों के लिए। अब ये किया क्या ना, भारतीय नागरिकता हम देखते हैं कि छोड़ने में बहुत समय लगता था, लोग चाहे भी छोड़ना तो 6-6 महीने लग जाते थे पूरे प्रोसीजर में। तो अभी ये कह दिया है कि इसके लिए ऑनलाइन तुम एक दे सकोगे आवेदन, और 60 दिन के अंदर तुम्हारे आवेदन करके आवेदन को रिजॉल्व किया जाएगा और तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब हम यहाँ पे एक डाटा की बात करते हैं। डाटा है कि तकरीबन पिछले 7 साल में, नहीं पिछले 2015 से 19 में, केवल 5 साल में, सॉरी 5 साल में तकरीबन 7 लाख लोग ऐसे हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए हैं। और याद रखना, जब भी कोई इंडिया की नागरिकता छोड़ के जाता है तो वो भूटान तो नहीं जाएगा, तो वो अमेरिका या यूके या ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में जाता है ज्यादातर। तो ये हमारे वो वेल माइंड्स थे
ये हमारे वो लोग थे जो इंडिया में रहकर इंडिया के लिए अच्छा कर सकते थे। हमें इनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, इंडिया में बने रहे, इंडिया में इनको अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन हम लोगों ने क्या किया भाई, और सरल कर दिए कि जाओ। अब देखते हैं जो है वो है। अब नागरिकता की बात करें तो हम जानते ही हैं कि संविधान के जो पार्ट 2 में है और आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में है, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में, उसमें इसके सारे संबंधित नियम दिए गए हैं कि कैसे नागरिकता ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है। 2019 में इसी में अमेंड करके ऐसी जातियां डाल दी गई थी कि 6 अलग धर्मों के लोगों को हम नागरिकता दे देंगे इंडिया में, और 4 अलग देशों से दे देंगे। और छोड़ने की बात करें तो वॉलेंटरली भी लोग नागरिकता को छोड़ सकते हैं, टर्मिनेट भी किया जाता है नागरिकता से लोगों को, और गवर्नमेंट के प्रोसीजर से भी लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा कि जो हेलीबॉर्न सर्वे है वो लॉन्च किया गया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो उसमें वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है, CSIR ने किया था हेलीबॉर्न सर्वे बाय द वे। तो वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है कि हेलीबॉर्न सर्वे किया जाएगा, मतलब अभी अभी कर लिया गया है, कुछ स्टेट्स में कर लिया गया है, कुछ में और रह गया है। तो अभी तक जो निकल के आया उसमें केवल 3 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें पहली बार हेलीबॉर्न सर्वे में 3D इमेजिंग का यूज किया जा रहा है। उन तीनों का नाम है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। इन 3 स्टेट्स में हम देखते हैं कि हेलीबॉर्न सर्वे करने के लिए 3D इमेजिंग का यूज किया जाएगा और पता किया जाएगा कि कहाँ कितना वाटर है, कहाँ इनग्राउंड वाटर है, कहाँ वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। और बेसिकली जहां तक है 2-3 महीने में ये हेलीबॉर्न सर्वे हमारे सामने आ जाएगा डाटा के रूप में। और अगर हम बात करें ना कि इंडिया में जल को लेके कौन कौन से मिशन चल रहे हैं अभी इस समय, तो जल जीवन मिशन की बात कर लें, जल शक्ति अभियान की बात कर लें, NRLP की बात कर लें, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोग्राम की बात कर लें, PMKSY की बात कर लें, रिवर बेसिन मैनेजमेंट की बात कर लें, अटल भूजल योजना की बात कर लें, या नेशनल वाटर मिशन की बात कर लें। ये ये कुछ बड़ी स्कीमें हैं जो अलग अलग वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर को मैपिंग करने के लिए, और वाटर को रीजनरेट करने के लिए, उनको साफ करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए हमारे इंडिया में चलाया जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज आया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को लेकर कि होता क्या ना, देखो हम जानते हैं हम लोग पॉलिथीन वगैरह बनाते हैं, ये सब पिघलती नहीं है या सालों सालों तक रही रहती है, 100 साल तक, 200 साल तक, 400 साल तक बनी रहती है, खत्म नहीं होती हैं। तो ऐसा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाया गया है जिससे बनाई हुई पैकिंग मटेरियल, अगर हम लोग पैकिंग मटेरियल में उसका यूज करेंगे या पॉलिथीन के रूप में उसका यूज करेंगे, बैग के रूप में उसका यूज करेंगे, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और बाय द वे ये बनाया जाएगा ग्वार गम से। ग्वार गम एक मतलब ऐसे एक तरीके से मान लो मटर के दाने के टाइप का एक चीज होती है, लेकिन वो मटर के दाने भी नहीं होता, उसको उसका नाम ग्वार गम ही है। तो ग्वार गम और चीटोसन, इन दोनों को मिला के यह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाया जाएगा। और आने वाले समय में अगर इसको पैकिंग मटेरियल में यूज किया गया तो सिंपल सी बात है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से, उनसे हमें काफी छुटकारा मिलेगा। एक नेक्स्ट न्यूज आई है सेनकाकू द्वीप को लेकर। सेनकाकू द्वीप हम जानते हैं कि जापान और चाइना के बीच में आपसी मतभेद का मुद्दा बना रहता है। तो अभी चाइना ने और कह दिया है कि सेनकाकू द्वीप हमारा है और जापान की इसमें कोई टेरिटरी नहीं बनती और ये हमारा ही है। तो जापान ने फिर यूएसए से कहा, क्योंकि देखो हम बताएं, जापान की ऐसे आइलैंड्स जो कि अनहेबिटेड आइलैंड है, तो जापान और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट का नाम है सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी 1951। तो जितने भी अनहेबिटेड आइलैंड हैं, 4-5 आइलैंड हैं जापान के, जिनको यूएसए सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो वही है ना कि जब इन पे सिक्योरिटी थ्रेट आएगा तो जापान यूएसए से ही कहेगा कि तुम सिक्योरिटी करो। तो वही अभी चाइना ने कहा है। तो सेनकाकू आइलैंड न्यूज में है, इसलिए हमें जाना जरूरी हो जाता है। सेनकाकू आइलैंड हम देखते हैं ताइवान के पास में, ताइवान से 80 किलोमीटर पे है, और इस पे चाइना अपना कहता है कि ये मेरा है और जापान कहता है ये मेरा है, तो अपना अपना चल रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आइए ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अब ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है, इसमें मेन चीजें जो है वो यही है कि पिछले 10 साल में तकरीबन 14% कोरल रीफ जो है वो खत्म हुई है, वार्म सी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, पुअर कोस्टल मैनेजमेंट की वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से, ज्यादा टूरिज्म की वजह से तकरीबन पिछले 10 साल में हम लोगों ने 14% इंटरनेशनल कोरल रीफ को खत्म कर दिया है। वहीं अगर तटों पे बात करें, कोरल रीफ के आसपास की बात करें तो 10% एल्गी बढ़ गई है, और जहां पे एल्गी बढ़ती है सिंपल सी बात है कोरल रीफ वहां पे ऑटोमेटिकली डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। और हम जानते हैं कि इंटरनेशनली $36 बिलियन का कोरल टूरिज्म है हर साल। अगर हम लोग बात करें तो हमें कोरल रीफ इवन तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और इवन तो इकोनॉमिकली भी
दोनों ही रूप से हमें बचाने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल। अगर इस न्यूज में तो यही था। अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड एयरलाइंस जो चलती है उसने भी कह दिया है कि 2050 तक हम लोग नेट जीरो कर देंगे। तो अब सब लोग 2050 तक नेट जीरो करने में लगे हैं। बाय द वे, इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली कहीं भी नहीं कहा है कि हम 2050 तक नेट जीरो करेंगे। कहने की कई जगह कहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई भी डाटा नहीं निकाला है कि हम नेट जीरो करेंगे। इसकी कोई पुष्टि नहीं है इंडिया की तरफ से, क्योंकि हम जानते हैं हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हो सकता है हमारा नेट जीरो ना भी हो 2050 तक। लेकिन हाँ, इंडिया अगर कंपेयर किया जाए तो बाकी देशों से काफी अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में। तो यहाँ से हमारी न्यूज खत्म होती है और एडिटोरियल शुरू होते हैं आज के। तो पहला एडिटोरियल तो है जो स्मार्टियन इनिशिएटिव को लेके, जो हमारी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के द्वारा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये है क्या? देखो, बेसिकली हम देखते हैं कि कहीं भी कोई भी आदमी है, जैसे मान लो हम देखते हैं हमारे इंडिया में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। वर्ल्ड की बात की जाए ना, तो वर्ल्ड में एक्सीडेंट में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। अगर यूएस और जापान को छोड़ दें तो थर्ड नंबर पे इंडिया है। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की जाए तो पिछले साल जब 2020 में कोरोना काल चल रहा था और इतने ज्यादा लॉकडाउन लगे थे, फिर भी इंडिया में 1.3 लाख मौतें हुई हैं एक्सीडेंट से, और 1.2 लाख लोग ऐसे हैं जो रोड एक्सीडेंट में किसी का पाय कटा है, किसी का हाथ, मतलब अपंग हुए हैं। और यूएस में सबसे ज्यादा है, जापान सेकंड पे, थर्ड पे इंडिया है। तो इन चीजों को कम करने के लिए, या मौतों को आंकड़े को कम करने के लिए, क्योंकि याद रखना एक होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है? एक्सीडेंट का हुआ हुआ पहला घंटा। अगर उस पहले घंटे में जो लोग पहुंच जाते हैं, अपने गोल्डन आवर में जो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनमें से 90% लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिनकी मौत हो जाती है। तो इन चीजों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्मार्टियन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। स्मार्टियन इनिशिएटिव क्या है कि कोई भी व्यक्ति है जिसके एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें अगर रोड पे पड़ा मिलता है तो तुम उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। अगर तुम उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, ऐसे सोशल माइंडेड लोग जो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, उनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ से, और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्मार्टियन का। और बाय द वे, अगर वो चाहेंगे कि मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहता कि केसेस में ना पड़े, तो वो भी हॉस्पिटल करेगा। हॉस्पिटल और गवर्नमेंट दोनों ये इंश्योर करेगी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी को उठा के लेके आए हो, तुम किसी केस या रट्टे में नहीं पड़ना चाहते हो, तो तुम्हें इससे बहुत अलग रखा जाएगा। बट वही है कि लोग सही टाइम पे पहुंच जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी। और ये 5,000 रुपए तो दिए जाएंगे तुम्हें पहुंचाने के लिए, और ऐसे 10 स्मार्टियन को हर साल देखा जाएगा जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब ऐसे लोगों को ज्यादा पहुंचाया है, या किसी बहुत ही अनसंग ऐसी एक्टिविटी हो रही थी उसमें से किसी की जान बचा के लेके आए हैं। तो ऐसे 10 गुड स्मार्टियन को हर साल देखा जाएगा, जिनको तकरीबन 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये स्मार्टियन इनिशिएटिव चलाया जा रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। अब पता है ब्रो, ये इनिशिएटिव तो अच्छा है, बट ये ऐसी बात हुई कि अब जो काम सरकार का है, जो काम जिम्मेदारी हमारे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की है, तुम वो आम जनता पे डालना चाहते हो। हमें सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बात करने की जरूरत है। सेफ्टी मैनेजमेंट ही नहीं, लोगों के एक्सीडेंट के बाद उनको ट्रॉमा हो जाते हैं, ट्रॉमा मैनेजमेंट की बात भी बात करना जरूरी है। हमें अपने ट्रैफिक पुलिस में कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। हमें समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है। हमें लोगों में इंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है। लोगों में ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को पता पड़े कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, या लोग हैं, ये अलग नहीं है। इन तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम जाके हमारे इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जिनमें मौतें होती हैं, लोग अपंग होते हैं, इनको कम कर सकते हैं। मतलब स्मार्टियन, इस पूरे एडिटोरियल में यही है कि स्मार्टियन इनिशिएटिव एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट हमें और अच्छे कदम उठाने की जरूरत है। दैट्स ऑल। तो इस एडिटोरियल में यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है डब्ल्यूटीओ के बारे में। ये देखो, हम बताएं डब्ल्यूटीओ किस लिए बनाया गया था। डब्ल्यूटीओ बेसिकली ज्यादातर देशों का मानना ये है, और ये दिखता भी है कि वो यूएसए को ज्यादा सपोर्ट करता है, और यूएसए ही है जो डब्ल्यूटीओ में ज्यादातर लोगों को अपॉइंट करता है। डब्ल्यूटीओ की जो अपीलेट बॉडी है, डब्ल्यूटीओ की एक अपीलेट बॉडी है जिसमें 7 लोगों की एक मेंबर की बॉडी है। अब उसमें क्या होता है ना, वो एक अपील कोर्ट की तरह काम करती है। कि मान लो किसी 2 देशों में ट्रेड एग्रीमेंट है, या किसी बहुत सारे देशों में ट्राइलेटरल, कॉमोलेटरल एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को कोई देश नहीं मान रहा है, या किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कोई देश नहीं मान रहा है, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मनवाने के लिए अपीलेट बॉडी बीच में काम करती थी, और उसमें हम केस दायर कर सकते थे। फिर अगर केस हार जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उस देश पे जितने सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए वो सब लगाए जाते थे। हुआ क्या है, दिसंबर 2019 से इस अपीलेट बॉडी धीरे 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 काम करना बंद कर रही है,
और इस समय तो ऐसी हालत है कि अब जो केसेस जा रहे हैं उनके सॉल्व करने के लिए वहां पे जजेस वगैरह और लोग हैं ही नहीं, और ये अपॉइंट करता है कौन, यूएसए। लेकिन हुआ क्या ना, डब्ल्यूटीओ यूएसए ने इस हिसाब से बनाया था कि वो उनको ज्यादा फायदा पहुंचाए, लेकिन बाद में हम देखते हैं ना कि चाइना दनादन दनादन बढ़ता जा रहा है, और यूएसए को दिख रहा है कि हाँ भाई डब्ल्यूटीओ उस हिसाब से काम नहीं कर रहा कि मुझे फायदा पहुंचाए। कई बार डब्ल्यूटीओ यूएसए पे सैंक्शन इम्पोज कर देता है, यूएसए पे लगा देता है, और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि चाइना लगातार बढ़ता चला जा रहा है एक तरफ आगे। तो जो ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी, पॉलिसी थी, उसी पे बाइडन चल रहे हैं, और बाइडन भी कोई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं कि चाइना को फेवर डब्ल्यूटीओ ज्यादा कर रहा है, वो उनको उनका कहना यह है तो हम डब्ल्यूटीओ से अलग ही हो जाएंगे। और जो और वहीं ईयू ने इसी वजह से अभी कहा भी है कि हम एक इंटरिम अपील के लिए एक नई बॉडी की स्टेब्लिशमेंट करेंगे, अगर डब्ल्यूटीओ कुछ समय के लिए कारगर अगर नहीं रह जाता है कुछ समय बाद, तो हम लोग एक नई अपीली बॉडी बनाएंगे डब्ल्यूटीओ के लिए। देखते हैं ये कब तक बनते हैं। बट बेसिकली वही है ना कि जैसे मान लो एमएसपी, फूड ग्रेन्स पे एमएसपी दी जाती है अलग अलग देशों के द्वारा, उनको लेके केसेस की बात की जाए, या हम लोग देखते हैं कि ट्रिप्स जो हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इनको लेके बात की जाए। इनको लेके डब्ल्यूटीओ ने अभी तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए हैं, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत जरूरी चीज होती है अगर देखा जाए तो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, हम देखते हैं कि जो होता है मरीन टाइम सिक्योरिटी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इन चीजों पर ध्यान खींचना। या कंप्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो CPTPP है, जो 11 कंट्रीज के बीच में है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको काफी देश नहीं मान रहे हैं। उसके लिए डब्ल्यूटीओ में जो अपील्स वगैरह लगी हुई हैं, तो इनको लेके भी डब्ल्यूटीओ अच्छा काम नहीं कर रहा है। बेसिकली ओवरऑल में अगर एंड में कहा जाए ना, तो डब्ल्यूटीओ धीरे 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 करके डब्ल्यूटीओ की जो अपीलेट बॉडी है वो काम करना बंद करती जा रही है, और जिनका काम है उस अपीलेट बॉडी में लोगों को नियुक्त करना, वो भी अपना काम नहीं कर रहे हैं। और इन सबको करना जरूरी है, वरना आने वाले समय में डब्ल्यूटीओ की कोई ज्यादा प्रायिकता रह नहीं जाएगी।